टाइम निकाल के इस मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए दिल से थैंक यू। लेकिन आज का सेशन नॉर्मल सेशन नहीं है। आज मैं आपसे ये डिस्कस नहीं करने वाला कि ब्लॉकचेन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, वैलिडेटर क्या होता है, रिवॉर्ड्स कैसे आते हैं। ये सब हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें से 90% लोग ऑलरेडी एमएसटी इकोसिस्टम का पार्ट हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने आया हूँ, एक ऐसा सवाल जो शायद आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगा। हम एमएसटी में हैं, ये सच है, लेकिन क्या हम सच में समझ पा रहे हैं कि इस जिस अपॉर्चुनिटी के अंदर हम खड़े हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी बड़ी हो सकती है? मैं चाहता हूं आज मीटिंग खत्म होने तक इस एक लाइन को दिमाग में लेकर बैठिए, क्योंकि दुनिया में लोग अपॉर्चुनिटीज इसलिए लॉस नहीं करते क्योंकि अपॉर्चुनिटी गलत थी। वो लॉस करते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी वैल्यू समय से पहले पहचानी नहीं। दोस्तों, अगर आप दुनिया का हिस्ट्री देखो, एक पैटर्न बार बार रिपीट होता है। हर बड़ा रेवोल्यूशन पहले बहुत छोटा स्टार्ट होता है। 90s में जब इंटरनेट आया था, लोग हंसते थे, बोलते थे कंप्यूटर से दुनिया चेंज होगी, इम्पॉसिबल। लेकिन कुछ सालों बाद वही इंटरनेट ने पूरा दुनिया का बिजनेस मॉडल बदल दिया। फिर 2008 में एक डिजिटल करेंसी आई, नाम था बिटकॉइन। उस टाइम लोग क्या बोलते थे पता है? ये फेक सिस्टम है, ये कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, ये फ्यूचर नहीं है। और आज आज वही बिटकॉइन दुनिया का सबसे पावरफुल डिजिटल एसेट बन गया। अब सवाल, क्या अपॉर्चुनिटी गलत थी? नहीं, गलती उन लोगों की थी जो वक्त पे समझ नहीं पाए। हिस्ट्री का पैटर्न सिंपल है। पहले लोग हंसते हैं, फिर देखते हैं और लास्ट में रिग्रेट करते हैं। हर जेंट कभी स्मॉल था। आज दुनिया में बड़े बड़े ब्लॉकचेन इकोसिस्टम्स देख रहे हैं हम। इथेरियम फाउंडेशन, सोलाना लैब्स, पॉलीगॉन लैब्स आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इकोसिस्टम है। डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स, ग्लोबल एडॉप्शन, मैसिव कम्युनिटीज। लेकिन एक चीज याद रखना, ये सब फर्स्ट डे से ऐसे नहीं थे। एक टाइम था जब बहुत छोटी कम्युनिटीज थी, कुछ ही लोग बिलीव करते थे, बाकी सब साइड से देख रहे थे। लेकिन जो पहले समझे, जो पहले बिलीव किए, जो पहले एक्शन लिए, सबसे बड़ा बेनिफिट उन्होंने लिया। टेक्नोलॉजी हिस्ट्री इसी बात का प्रूफ है। अब अपने बारे में सोचो। अब एमएसटी का बारे में सोचते हैं। यहाँ बहुत लोग ऑलरेडी इकोसिस्टम में हैं। किसी के पास 50 फ्रैक्शन होंगे, किसी के पास 100 होंगे, किसी के पास 500 होंगे, किसी के पास उससे भी ज्यादा होंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन बहुत डेंजरस है। एक सेकंड इमेजिन करो, सपोज फ्यूचर में एमएसटी इकोसिस्टम बहुत एग्रेसिवली ग्रो करता है, नेटवर्क बड़ा होता है, डेवलपर्स बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, एडॉप्शन बढ़ता है, यूटिलिटी बढ़ती है, ग्लोबल एक्सपेंशन होता है। अब एक सवाल, जो पोजीशन आज आपके पास है, क्या वो इनफ होगी? डीप सोचिए, क्योंकि दुनिया में लोग पहले वेट करते हैं। जब अपॉर्चुनिटी छोटी होती है तब हेसिटेट करते हैं, और जब अपॉर्चुनिटी बड़ी दिखने लगती है तब एंट्री लेना चाहते हैं। लेकिन तब तक गेम चेंज हो चुका होता है। लोग अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करते हैं? हम सब एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। अपॉर्चुनिटी आती है,
हम वेट करते हैं, बोलते हैं थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए, प्रूफ और चाहिए, कंफर्मेशन और चाहिए। लेकिन हिस्ट्री क्या बोलती है? जब अपॉर्चुनिटी सबको क्लियर दिखने लगती है, तब अर्ली एडवांटेज खत्म हो चुका होता है। समझना, जब सब लोग किसी चीज को एक्सेप्ट कर देते हैं, वो अपॉर्चुनिटी नहीं रहती, वो क्राउड बन जाती है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट कभी क्राउड फॉलो करने वालों को नहीं मिलता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलता है क्राउड से पहले डिसीजन लेने वालों को। फ्यूचर इमेजिन करो। अब आंखें बंद करके फ्यूचर इमेजिन करो। सपोज एमएसटी इकोसिस्टम नेक्स्ट फ्यू इयर्स में मैसिव ग्रो करता है, मेन नेट स्ट्रांग हो गया, वैलिडेटर्स वर्ल्ड वाइड बढ़ गए, डेवलपर्स एप्लीकेशंस बनाना स्टार्ट कर दिए, नेटवर्क एक्टिविटी एक्सप्लोड हो गई, कम्युनिटी ग्लोबल लेवल पे एक्सपैंड हो गई। अब क्वेश्चन ये नहीं है एमएसटी ग्रो करेगा या नहीं। असली क्वेश्चन क्या है? जब वो स्टेज आएगी, तब हमारी पोजीशन कितनी पावरफुल होगी? एक सवाल जो सोच बदल देगा। चलो 2010 में वापस चलते हैं। अगर उस टाइम आपको पता होता कि बिटकॉइन फ्यूचर में इतना बड़ा होने वाला है, तो आप क्या करते? सिर्फ थोड़ा सा लेते, या जितना पॉसिबल होता उतना स्ट्रांग पोजीशन बनाते? सबका आंसर सेम है, डेफिनेटली जितना पॉसिबल होता उतना स्ट्रांग पोजीशन बनाते, उस टाइम मैक्सिमम पोजीशन बिल्ड करते। लेकिन रियल लाइफ में जब अपॉर्चुनिटी सामने आती है, हम वो कॉन्फिडेंस दिखाते ही नहीं, क्योंकि एक रियलिटी है, जब हिस्ट्री क्रिएट हो रही होती है, तब किसी को समझ नहीं आता कि हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, बाद में समझ आता है। एक ही गोल्डन प्रिंसिपल है दोस्तों। मैं आज किसी को फोर्स नहीं कर रहा, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक यूनिवर्सल ट्रूथ बोल रहा हूँ। दुनिया के हर टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन में जो पहले समझे, जो पहले बिलीव किए, जो पहले स्ट्रांग पोजीशन बिल्ड किए, वही लोग आगे निकले। और जो लेट आए, उन्होंने हमेशा एक्सपेंसिव स्टेज पे एंट्री ली। ये हिस्ट्री का रूल है। आज मैं सिर्फ एक लाइन बोल के फिनिश करूंगा। अपॉर्चुनिटी कभी ढोल बजा के नहीं आती, अपॉर्चुनिटी कभी अनाउंस करके नहीं बोलती मैं फ्यूचर हूँ। ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग ऑब्जर्व करते हैं, और बहुत ही कम लोग एक्शन लेते हैं। और वही डिफरेंस क्रिएट करता है। शायद कुछ सालों बाद कोई आपसे पूछे, जब एमएसटी अपने स्टार्टिंग फेज में था, तब तुम कहाँ थे? मैं चाहता हूं आपका जवाब ये हो, मैं क्राउड में नहीं था, मैं उन लोगों में था जिन्होंने वक्त से पहले पहचान लिया था। याद रखना, क्वेश्चन ये नहीं है एमएसटी कितना बड़ा होगा, असली क्वेश्चन ये है जब वो बड़ा होगा, तब हम कितने बड़े होंगे। आज का डिसीजन कल की डेस्टिनी डिसाइड करता है। फ्यूचर उनका होता है जो वक्त से पहले समझते हैं, जो डर के नहीं विजन के साथ डिसीजन लेते हैं। सोचो, डीप सोचो, क्योंकि कल हिस्ट्री लिखी जाएगी, और या तो हम उससे देख रहे होंगे, या हम उस हिस्ट्री का पार्ट होंगे। थैंक यू एवरीवन। जय फ्यूचर, जय विजन, जय एमएसटी। The recording has stopped. ये अभी तक जितने लोग एमएसटी इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट किए हैं, उन सब के लिए हैं। जस्ट एक
10 मिनट के लिए मैं आपको ये बताया हूँ। तो ज़रूर इसको एक बार सोचिए, मैं जो भी बताया हूँ आज, ये फिर मैं यूट्यूब चैनल में अपलोड भी करूँगा। डेफ़िनेटली आप भी सुनिए, आपके टीम को भी सुनाइए, डेफ़िनेटली अच्छा काम होगा। थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं सब जिसका वेट कर रहे हैं उस टॉपिक पे। सॉरी। सर वॉइस तो क्लियर है ना? जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर सुकुर जी। ओके, थैंक यू सर। This meeting is being recorded. नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का दिल से स्वागत है अगेन। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जो आज दुनिया के सबसे बड़े फ्यूचर सेक्टर्स में एक माना जा रहा है और जिस सेक्टर में एमएसटी फ्यूचर में काम करने की प्लानिंग कर रहा है उसका नाम है कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट। अब सच बताऊं, बहुत लोगों ने ये नाम सुना होगा लेकिन समझा बहुत कम लोगों ने होगा। कार्बन क्रेडिट क्या है, कैसे बनता है, कौन देता है, कौन खरीदता है, किस बेसिस पे उसकी वैल्यू डिसाइड होती है, गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, अगर एमएसटी इंडिया में कोई एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो प्रैक्टिकली प्रोसेस कैसे चलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर एमएसटी इस फील्ड में सक्सेसफुल होता है तो कम्युनिटी के लिए इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या हो सकता है। आज का सेशन बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं है, आज का सेशन नॉलेज सेशन है। मैं चाहता हूं आज के बाद आप कार्बन क्रेडिट का पूरा सिस्टम किसी भी इंसान को कॉन्फिडेंस के साथ समझा सको। सब कुछ शुरू होता है एक प्रॉब्लम से। दोस्तों, आज दुनिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है और वो प्रॉब्लम है प्रदूषण, पोल्यूशन। फैक्ट्रीज रोज धुआं छोड़ रही हैं, कोल पावर प्लांट्स हवा को खराब कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल गाड़ियां कार्बन रिलीज कर रही हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ रहा है, लेकिन एनवायरमेंट डैमेज भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, आइस ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, फ्लूड्स सॉरी फ्लड्स बढ़ रहे हैं, हीट वेव्स बढ़ रही हैं, सीजन पैटर्न चेंज हो रहा है और साइंटिस्ट्स बार बार वार्निंग दे रहे हैं। अगर पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हुआ तो आने वाले सालों में दुनिया को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अब दुनिया ने डिसाइड किया पोल्यूशन कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अब आता है पेरिस एग्रीमेंट क्या है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, साल 2015 में दुनिया के लगभग 151 प्लस सभी बड़े देश एक जगह मिले और एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ, उसका नाम था पेरिस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट का मेन पर्पस क्या था? हर देश पोल्यूशन कम करे, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करें, धरती का टेम्परेचर डेंजरस लेवल तक ना बढ़ने दे। हर कंट्री को बोला गया तुम्हें अपना कार्बन एमिशन कम करना होगा। अब गवर्नमेंट्स ने इंडस्ट्रीज पर प्रेशर बनाना स्टार्ट किया। फैक्ट्रीज, एयरलाइंस, स्टील कंपनीज, एनर्जी कंपनीज, सबको बोला गया
पोल्यूशन रिड्यूस करो। इसी से कार्बन क्रेडिट मार्केट का जन्म हुआ। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, अब सिंपल लैंग्वेज में समझो। गवर्नमेंट कंपनीज को एक लिमिट देती है, तुम इतना पोल्यूशन कर सकते हो, उस लिमिट के अंदर रहे तो ठीक है, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हुई तो कंपनी को कंपेंसेट करना पड़ेगा। कैसे? कार्बन क्रेडिट खरीद के। सिंपल फार्मूला याद रखो, एक कार्बन क्रेडिट का मतलब है 1 टन कार्बन एमिशन के बराबर एनवायरमेंटल कंपेंसेशन। मतलब एक मेजरेबल एनवायरमेंटल वैल्यू क्रिएट की गई है जिसे बाय और सेल किया जा सकता है। मान लो एक फैक्ट्री है, गवर्नमेंट ने बोला तुम साल भर में 100 टन तक कार्बन रिलीज कर सकते हो, लेकिन कंपनी ने 130 टन रिलीज कर दिया। अब वो 30 टन एक्स्ट्रा पोल्यूशन कर चुकी है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, पेनाल्टी भर दो या मार्केट से 30 कार्बन क्रेडिट्स खरीदो। कंपनी क्या करेगी? पेनाल्टी देने के बजाय कार्बन क्रेडिट्स खरीदेगी और इसी प्रोसेस से पूरी दुनिया में एक मार्केट क्रिएट हुआ। कार्बन क्रेडिट सिर्फ खरीदा नहीं जाता। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, कार्बन क्रेडिट सिर्फ कंपनीज खरीदती नहीं, कार्बन खरीद खरीदती नहीं है, कार्बन क्रेडिट क्रिएट भी किया जा सकता है। कैसे? जब कोई प्रोजेक्ट साइंटिफिकली प्रूव करें कि उसने पोल्यूशन कम किया या एटमॉस्फेयर से कार्बन एब्जॉर्ब किया, तब उस प्रोजेक्ट को कार्बन क्रेडिट्स मिल सकते हैं। सिंपल, एनवायरनमेंट बचाओ, पोल्यूशन कम करो, उसका प्रूफ दो, सर्टिफाइड कार्बन क्रेडिट पाओ। कार्बन क्रेडिट जनरेट करने के तरीके, अब समझो कौन कार्बन क्रेडिट्स जनरेट कर सकता है। ट्री प्लांटेशन सबसे पहला, अगर लाखों पेड़ लग गए, ट्रीज हवा से कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, जितना कार्बन एब्जॉर्ब हुआ उतने कार्बन क्रेडिट्स जनरेट हो सकते हैं। दूसरा, सोलार एनर्जी, कोल प्लांट की जगह सोलार इलेक्ट्रिसिटी बनी, पोल्यूशन कम हुआ, कार्बन क्रेडिट्स मिल सकते हैं। विंड एनर्जी, हवा से बिजली बनाओ, फ्यूल जीरो, स्मोक जीरो, पोल्यूशन जीरो, कार्बन क्रेडिट्स पॉसिबल होते हैं। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोल डीजल कम यूज हुआ, चार्जिंग स्टेशंस बढ़े, एमिशन रिड्यूस हुआ, कार्बन क्रेडिट्स पॉसिबल हुए। फैक्ट्री पोल्यूशन कंट्रोल, मिशन बदली गई, पोल्यूशन 40 से 50% रिड्यूस हुआ, मेजर हुआ, कार्बन क्रेडिट्स मिल सकते हैं। और वेस्ट मैनेजमेंट, गार्बेज से गैसेस निकलती हैं, रिसाइकिल हुआ, गैस रिलीज कम हुआ, कार्बन क्रेडिट्स मिल सकते हैं। एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट, केमिकल यूज कम हुआ, सॉइल हेल्दी रही, कार्बन रिलीज कम हुआ, कार्बन क्रेडिट्स जनरेट हो सकते हैं। अगर एमएसटी इंडिया में प्रोजेक्ट करें, अब प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो। मान लो फ्यूचर में एमएसटी इंडिया में एक बड़ा ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, क्या एमएसटी सीधा जाके पेड़ लगा देगा? नहीं, सबसे पहले सूटेबल लैंड आइडेंटिफाई होगी, गवर्नमेंट परमिशंस लेनी पड़ेगी, स्टेट अप्रूवल्स लगेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सपोर्ट चाहिए होगा, एनवायरमेंटल डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर होगा, प्रोजेक्ट ऑफिशियली रजिस्टर होगा। मतलब रैंडम प्लांटेशन इनफ नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट होना जरूरी है। कार्बन रिडक्शन प्रूफ कैसे होगा?
अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने 10 लाख पेड़ लगा दिए, कैसे प्रूव होगा पोल्यूशन कम हुआ? यहाँ साइंस का रोल आता है। एक्सपर्ट्स कैलकुलेट करते हैं कौन सा ट्री है, एक ट्री साल भर में कितना कार्बन एब्जॉर्ब करता है, कितने ट्रीज जिंदा है, कितने साल तक एब्जॉर्ब करेंगे। एग्जाम्पल, एक ट्री साल में 20 किलो कार्बन एब्जॉर्ब करता है। अगर 1 लाख ट्रीज हेल्दी हैं, टोटल एब्जॉर्प्शन एस्टिमेट हो सकता है। सैटेलाइट मॉनिटरिंग होती है, ग्राउंड इंस्पेक्शन होती है, ग्रोथ रिपोर्ट्स बनती है, सब डाटा कलेक्ट होता है। ऑफिशियल कार्बन क्रेडिट कौन देता है? अब सवाल, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एजेंसीज होती हैं, एनवायरमेंटल ऑडिटर्स आते हैं, पूरा प्रोजेक्ट इंस्पेक्ट करते हैं, रिपोर्ट्स वेरीफाई करते हैं, फील्ड इंस्पेक्शन होती है। अगर सब जेन्युइन हुआ तब सर्टिफाइड कार्बन क्रेडिट्स इश्यू किया जाता है। कार्बन क्रेडिट की वैल्यू, एक कार्बन क्रेडिट का प्राइस कितना होता है? कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होता। जैसे गोल्ड का रेट डिमांड सप्लाई पे चेंज होता है, वैसे ही कार्बन क्रेडिट का प्राइस भी चेंज होता है। कभी $5, कभी $10, कभी $20, कभी और ज्यादा। डिमांड ज्यादा तो प्राइस ऊपर, डिमांड कम तो प्राइस नीचे। सिंपल मार्केट रूल। एक्चुअली कंपनीज खरीदती क्यों है? स्टील कंपनी, एयरलाइन कंपनी, सीमेंट कंपनी, पावर कंपनी, इनका पोल्यूशन जीरो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। गवर्नमेंट बोलती है या पोल्यूशन रिड्यूस करो या कार्बन क्रेडिट्स खरीदो। इसी वजह से डिमांड कंटिन्यूअसली बनी रहती है। अब देखते हैं ब्लॉकचेन का रोल। ट्रेडिशनल कार्बन क्रेडिट मार्केट में बहुत इश्यूज हैं। फेक सर्टिफिकेट्स बन सकते हैं, डुप्लीकेट सेलिंग हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी कम होती है, ओनरशिप ट्रैकिंग डिफिकल्ट होती है। ब्लॉकचेन क्या करता है? हर रिकॉर्ड परमानेंट बना देता है, ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट होती है, ओनरशिप वेरीफाई होती है, फ्रॉड रिड्यूस होता है। मतलब ब्लॉकचेन पूरे सिस्टम को सिक्योर बना सकता है। एमएसटी फ्यूचर में क्या कर सकता है? एमएसटी ने अनाउंस किया है 2026 फर्स्ट हैल्विंग के बाद, और जब 21 नोड्स फुल्ली एक्टिवेट हो जाएंगे तब इकोसिस्टम कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगा। उनमें से एक है कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट। एमएसटी सिर्फ ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाकर रुकना नहीं चाहता। एमएसटी फ्यूचर में रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक सेक्टर्स में एंटर करना चाहता है, और ये बहुत पावरफुल सिग्नल है। और इससे कम्युनिटी को क्या फायदा हो सकता है? अगर फ्यूचर में एमएसटी इकोसिस्टम कार्बन क्रेडिट एक्टिविटी स्टार्ट करता है, नेटवर्क यूसेज बढ़ेगा, ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ सकती है, एडॉप्शन बढ़ सकता है। सिंपल प्रिंसिपल याद रखो, जितना ज्यादा यूज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस। दोस्तों, आज एक बात समझ लो, कार्बन क्रेडिट कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये दुनिया का फ्यूचर एनवायरमेंटल इकोनॉमी मॉडल है। गवर्नमेंट्स प्रेशर बना रही है, कंपनीज बिलियंस खर्च कर रही हैं, एनवायरमेंट बचाना ग्लोबल प्रायोरिटी बन चुका है, और ब्लॉकचेन इस पूरे मार्केट को ट्रांसपेरेंट बना सकता है।
अगर एमएसटी फ्यूचर में इस सेक्टर में सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बिल्ड करता है तो ये इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। याद रखो, फ्यूचर उन टेक्नोलॉजीज का है जो दुनिया की असली प्रॉब्लम्स सॉल्व करती है। और जब टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और रियल दुनिया की ज़रूरत एक साथ मिलती है तब ग्रोथ का लेवल कंप्लीटली बदल जाता है। आज हम एक अनाउंसमेंट देख रहे हैं, कल शायद दुनिया एक पावरफुल इकोसिस्टम देख सकती है। थैंक यू एवरीवन।